तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है अगर एलियंस और भूत एक ही कहानी में टकरा जाएं तो क्या होगा। एनिमे मामा पर आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी जबरदस्त कहानी जो आपके होश उड़ाकर रख देगी। तो तैयार हो जाइए, इस नए एनिमे को अब हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डन द डन, जिस एनिमे का काफी सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एनिमे काफी मजेदार और हटके होने वाला है, लेकिन बच्चा लोगों के लिए एक वार्निंग, ये एनिमे बच्चों के लिए नहीं है। तो कहानी की शुरुआत होती है मोमो आयसे नाम की एक लड़की जो कि अपने बॉयफ्रेंड से परेशान हो चुकी है क्योंकि वो एक नंबर का लिच्चड़ आदमी है। वो डेट पर जाने के लिए भी मोमो से पैसे मांगता था और जब मोमो मना कर देती थी तो वह उसे लव होटल ले जाने को बोलता है। अब यह बात सुन मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे खींचकर एक लात मार देती है, पर उसके सामने वह काफी ज्यादा कमजोर होती है। वह लड़का मोमो को ही नीचे गिरा देता है और फिर उससे ब्रेकअप करके चला जाता है। मोमो अब ये बात अपनी सहेलियों को बताती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ वो लड़का एक नंबर का चू था। पता नहीं मोमो ने उसमें क्या देखा जिस पर मोमो कहती है कि वो उसके फेवरेट एक्टर केन ताकाकुरा जैसा दिखता है और उसे हट्टे कट्टे मर्द टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती है कि इस तरह के लड़के तो अब दिखना ही बंद हो गए हैं। मोमो अब काफी उदास होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं कब उसे केन ताकाकुरा जैसा मर्द मिलेगा। तभी उसकी नज़र एक क्लास में जाती है जहाँ के लड़के एक चश्मिश लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उस पे कागज फेंक रहे होते हैं। वह बस अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को यह देखकर अच्छा नहीं लगता। वो उस लड़के की बेंच पर जाकर बैठ जाती है और बाकी लड़कों को घूरने लग जाती है, जिस वजह से वह कागज फेंकना बंद कर देते हैं। मोमो अब उठकर वापस क्लास से बाहर जाने लग जाती है और सोचती है कि वह अपना गुस्सा किस पर निकाले। तभी वह चश्मिश लड़का मोमो के पास आ जाता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, इसीलिए वह उसके पास आकर बैठी थी। मोमो बोलती है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है और मोमो को उसमें ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन फिर वो लड़का मोमो को अपनी मैगजीन के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, लेकिन सरकार इस बारे में कुछ नहीं बताती। लेकिन ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनमें यूएफओ को देखा गया है। और मोमो बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यूएफओ और एलियन सच में होते हैं, ना ही उसे इनके बारे में कुछ जानना है। इतना कहकर मोमो वहां से जाने लग जाती है, लेकिन फिर भी वह लड़का मोमो के सामने एलियंस के बारे में बड़बड़ करने लग जाता है। अब मोमो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, शायद इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। यह सुन उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसके हाथ से मैगजीन गिर जाती है। मोमो को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो उसकी मैगजीन उठाते हुए उस लड़के को सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि एलियन सच में होते हैं, पर वो मानती है कि भूत सच में होते हैं। यह सुन वो लड़का हंसने लग जाता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पागल हो गई हो क्या। यह सुन मोमो उस पर बहुत भड़क जाती है और दोनों अब लड़ने लग जाते हैं। मोमो का कहना था कि भूत सच में होते हैं और एलियंस नहीं। उस लड़के का मानना था कि सिर्फ एलियंस होते हैं। अब उन्हें लड़ते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को अपना नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है और उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही होती है। मोमो अब उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी भूतिया जगह पर जाकर दिखाएगी। अगर उसे वहां भूत दिखाई देते हैं तो इस लड़के को मोमो का नौकर बनकर रहना पड़ेगा, जिस पर वो लड़का भी कहता है कि मोमो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसने वहां एलियंस को देखा तो मोमो को उसकी नौकर बनकर रहना पड़ेगा। अब दोनों शर्त की मंजूरी भरते हैं। अब रात के समय मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाती है जो कि कई सालों से बंद पड़ा होता है। अब मोमो ने उस चश्मिश लड़के का नाम ओकारून रख दिया था। अब ओकारून कॉल पर मोमो को बताता है कि यह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा माना जाता है। अगर वो इसकी छत पर जाएगी तो एलियंस जरूर उसे किडनैप कर लेंगे और उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मोमो पूछती है कि उसका आज तक क्यों किडनैप नहीं हुआ। ओकारून बोलता है कि हुआ होगा और शायद एलियन ने उसकी मेमोरीज को मिटा दिया होगा। ओकारून की बातें सुनकर मोमो को साफ पता चल जाता है कि उसने आज तक खुद कोई एलियन नहीं देखा और ना ही कभी कोई यूएफओ देखा है। अब ओकारून भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच गया था जो कि एक पुरानी टनल होती है। मोमो कहती है कि यह टनल बहुत ही ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसने ऑनलाइन पढ़ा था। अब ओकारून बोलता है कि वह इस टनल में जाकर साबित कर देगा कि भूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे डर लग रहा होता है और वह गाना गाते हुए अंदर जाने लग जाता है। और ओकारून को भी पता चल जाता है कि मोमो ने खुद भी कभी भूत नहीं देखा। वह उस पर चिल्लाने लगता है कि जब उसने खुद कभी भूत नहीं देखा तो वो उन पर यकीन कैसे कर सकती है। जिस पर मोमो बताती है कि उसकी दादी असल में एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वह आत्माओं से बात कर सकती है। मोमो को उसकी दादी ने पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब अपने सर पर हाथ रखकर वह एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी, क्योंकि उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने पर बुरी
शक्तियाँ दूर रहती हैं। वह पोज़ बनाकर ही स्कूल जाती थी और लड़के उसका काफ़ी ज़्यादा मज़ाक उड़ाया करते थे। बल्कि जिस लड़के को मोमो पसंद करती थी, वो भी उसका मज़ाक उड़ाने लग जाता था, जिससे मोमो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। उसे अपनी दादी से नफ़रत हो जाती है और वह उन्हें बुरा-भला कह देती है, जिसके बाद कई दिनों तक उसकी अपनी दादी से बात नहीं होती। अब इसके बाद मोमो को रियलाइज़ हो जाता है कि उस लड़के ने मोमो का मज़ाक उड़ाया था, इसलिए वो गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो इस बात से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मज़ाक उड़ाया है। मोमो अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और उसे उन पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो मान लेती है कि भूत होते हैं। अब वो ओगुरुन से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि एलियंस होते हैं, लेकिन ओगुरुन उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है और ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि कोई रीज़न ही हो। अब ओगुरुन को टनल में खून के पंजों के निशान दिखने लग जाते हैं और जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे एक डरावनी सी बुढ़िया दिखती है, जो कि एक भूत होती है। अब ओगुरुन तुरंत गुफा से भागने लग जाता है। अब मोमो उसकी चीखों को सुनकर कहती है कि वह भूत ज़रूर टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वह किसी को पकड़ लेती है तो वो उस पर कर्स लगा देती है और ओगुरुन भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओगुरुन का कॉल कट हो जाता है। मोमो अब उसकी मदद के लिए यहाँ से निकलने लग जाती है, लेकिन उसे यहाँ 3 आदमी जैसे रोबोट खड़े मिलते हैं, जो कि असल में एलियंस थे। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तुरंत ही मोमो को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। अब मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। अब ये एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पो हैं, क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इनकी जाति में सिर्फ मेल्स ही होते हैं, क्योंकि ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब यह भी इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसीलिए ये इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और फिर रिसर्च के लिए उसके ऑर्गन्स को निकाल लेंगे। मोमो चिल्लाते हुए इनसे कहती है कि उसे जाने दे, लेकिन ये एलियंस अपनी साइकोकाइनेसिस पावर का यूज़ करने लग जाते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए और इनकी बात मानने लग जाए। लेकिन मोमो दिमागी रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और उस पर इनकी पावर्स का ज़्यादा असर नहीं हो पाता है। वो लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले थे, लेकिन तभी मोमो का मोबाइल बजने लग जाता है। एक एलियन जब उस मोबाइल को उठाता है तो उसे एक जोर की लात पड़ती है और फिर उस मोबाइल से एक भूत निकल कर बाहर आ जाता है। यह भूत फिर उस एलियन को काट कर दूर फेंक देता है। यह भूत और कोई नहीं बल्कि ओगुरुन ही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कर्ज लग चुका है। अब ओगुरुन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और ये टर्बो ग्रैनी उसे पजेस कर लेती है। अब ये दूसरा एलियन बोलता है कि मोबाइल से टेलीपोर्ट होने की टेक्नोलॉजी तो अभी हमारे पास भी नहीं, तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ या तो हमें अपना बनाना दे दो। एलियंस अब अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन ग्रैनी इतनी तेज होती है कि उस पर एलियंस की शक्ति का कोई भी असर नहीं होता और वह दूसरे एलियंस को भी काट कर उसका बनाना निकाल लेती है। तभी तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि उन्होंने इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है, तो चुपचाप हमें अपना बनाना दे दो। और ओगुरुन बोलता है कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार है। वो कितने टाइम से एलियन को देखना चाहता था, क्योंकि उसके कभी कोई दोस्त नहीं बने। उसे लगता था कि कम से कम एलियंस तो उससे ज़रूर दोस्ती करेंगे, इसीलिए वह बचपन से ही आसमान को घूरता रहता था और सोचता था कि कोई एलियन उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ओगुरुन को हमेशा दूसरे बच्चों बुली करते थे और किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जिंदा है या मर गया ये भी पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर मोमो उसकी हेल्प करने आई, इसलिए वह मोमो को कुछ नहीं होने देगा। तो एलियंस को जो भी करना है वो ओगुरुन के साथ कर ले, लेकिन मोमो को जाने दे और उसके लिए वह मॉन्स्टर बनने को भी तैयार था। इतना कहकर ओगुरुन का कर्ज वापस से उस पर हावी होने लग जाता है। मोमो भी चिल्लाती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, इन्हें बताओ कि असली मर्द क्या कर सकता है। अब वो एलियन फिर से ओगुरुन पे अटैक करता है और ओगुरु तुरंत ही हार मान लेता है। मोमो बोलती है कि यह तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एलियन अब फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लग जाता है और कहता है हमें मेल इंसानों से कोई भी मतलब नहीं। मोमो को अब अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें वह मोमो को उसकी शक्ति बाहर निकालना सिखा रही थी ताकि वह हमेशा बुरी चीज़ों से खुद को बचा सके। लेकिन मोमो यह रिचुअल करने से मना कर देती है क्योंकि बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मोमो यह कहते हुए भाग जाती थी कि वह अपनी दादी से नफरत करती है और वह एक नकली स्पिरिट मीडियम है। मोमो अब सोचती है कि ये सब बातें उसे अब क्यों याद आ रही हैं। मोमो अब ध्यान लगाकर वही करती है जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था और अचानक से उसके अंदर साइकिक पावर्स आ जाती है, जिससे वह टेबल को तोड़कर आज़ाद हो जाती है।
जो देख ओकारुन भी चौंक जाता है। मोमो को खुद यकीन नहीं होता कि उसके अंदर साइकिक पावर थी। एलियंस की पावर भी मोमो की पावर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मोमो अब समझ जाती है कि उसकी दादी सच में एक स्पिरिट मीडियम है। वो उन्हें थैंक यू बोलती है और उस तीसरे एलियन को एक जोरदार लात मारती है, जो कि इतनी पावरफुल थी कि वो एलियन यूएफओ को तोड़ते हुए बाहर जाके गिरता है। यह यूएफओ बाहर से दिखने पर एक मून की तरह लग रहा था, लेकिन अब यह अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। मोमो देखती है कि ओकारुन पूरी तरह से भूत बन चुका है और वो मोमो को भी काटने के लिए आता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से अलग कर देती है। लेकिन ओकारुन पर कर्स अभी भी लगा हुआ था। टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने इस लड़के की दोनों गोटियां निकाल ली है और जब तक उसके पास उसकी गोटियां हैं ओकारुन पर कर्स लगा रहेगा, और अगर वह ओकारुन को कर्स से मुक्ति दिलाना चाहती है तो इन्हें ग्रैनी से उसी टनल में आकर लड़ना होगा। इतना कहकर टर्बो ग्रैनी वहां से गायब हो जाती है। यूएफओ अब उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा के नीचे क्रैश हो जाता है, लेकिन मोमो ओकारू को लेकर वहां से बाहर आ जाती है। दोनों अब गलत और सही साबित हो गए थे, क्योंकि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। मोमो को एलियंस ने किडनैप किया और ओकारून को भूत ने कर्स लगा दिया। मोमो की साइकिक पावर की वजह से ओकारून अभी नॉर्मल है। अगर वह अपनी पावर हटा दे तो ओकारून वापस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये सुन अब ओकारून उस टनल की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि उस ग्रैनी को हराने पर ही उसे कर्ज से मुक्ति मिल पाएगी। वह अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है ताकि उन्हें पहनकर वह अपने घर चली जाए। मोमो कहती है कि वह उसके साथ चलेगी, उसकी हेल्प करने के लिए। जो सुन ओकारून कहता है कि वह उसकी मदद क्यों ही करेगी, वो बस एक लूजर है। मोमो उसके कपड़े वापस कर उसके साथ चलने लग जाती है। ओकारून बोलता है कि फिर भी यह कपड़े तो पहन ही ले, वरना वह ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। यह सुनकर मोमो के दिल में धक धक होने लग जाती है, क्योंकि कानाता काकुरा ने भी एक बार यह लाइन मारी थी। वो अब सोचती है कि उसे तो इस लड़के का नाम तक नहीं पता। वो उसका नाम पूछती है और ओकारून बताता है कि उसका नाम कानाता काकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम होता है, और मोमो इसकी बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो इसको मानने से मना कर देती है और कहती है तुम्हारा नाम कानाता काकुरा नहीं हो सकता। और ओकारून कहता है कि मानो या ना मानो मेरा यही नाम है। अब मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे ओकारून पर ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लगता है और ग्रैनी बन के वो मोमो से कहता है कि मुझे अपना केला खिला दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारून को उठाकर दूर फेंक देती है और उसका कर्ज भी शांत कर देती है। मोमो कहती है हमें कुछ रूल सेट करने चाहिए, तुम अपना यह नाम कभी नहीं बोलोगे। और मोमो कहती है कि तुम्हें ओकल्ट पसंद है, इसलिए वो उसे ओकरन कहकर ही बुलाएगी और वह अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकरून के पास और कोई चॉइस नहीं थी, वो इसके लिए मान जाता है। अब मोमो उसे चिढ़ाती है और कहती है कि शायद तुम्हें ये नया नाम पसंद आया, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो चुका है। और ओकरून शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। अब वो शर्म के मारे उसके सामने ही ठुसकी छोड़ देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि वो कितना गंदा आदमी है। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचे उससे पहले ही सुबह हो जाती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी, क्योंकि भूत सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। मोमो अब ओकारून को अपने घर चलने को बोलती है और इन कपड़ों में वह भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही डाला था। अब ओकारून जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। यह देख मोमो अपनी पावर से ओकारून को उठाकर पास वाली नदी में फेंक देती है, जिससे वह बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक टेल्समैन लगा रखा है, जिससे बुरी शक्तियां उनके घर में अंदर नहीं आ पाती, और क्योंकि ओकारून श्रापित है तो उसे भी इसने रोक दिया। मोमो ओकारून को सॉरी कहती है कि उनके घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस टेल्समैन को निकाल देती है और ओकारून को वापस अंदर आने को बोलती है। अगर उसमें आग लग गई तो मोमो उसे उठाकर वापस नदी में डाल देगी। अब ओकारून डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वह कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है, जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वह शायद घर पर नहीं होती। मोमो अब ओकारून को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे कपड़े बदलने हैं। लेकिन जैसे ही ओकारून गेट बंद करता है उसका कर्ज हैवी हो जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है। वो उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकारून के लिए भी कपड़े ले आती है, जो कि वैसे तो लड़कियों के कपड़े हैं, लेकिन फिलहाल उसका काम चल जाएगा। अब मोमो ओकारून से पूछती है कि तुम्हारा केला तो गायब हो चुका है ना। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारे दोनों गोटे चुरा लिए हैं और इसीलिए वह शापित है। यह सुन ओकारून अपनी पैंट को चेक करता है और वहां सच में कुछ नहीं होता।
मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है। ओकारून उसे साफ मना कर देता है, जिस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकारून कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकारून अब मोमो पर भड़कने लग जाता है और कहता है ये उसकी गलती है क्योंकि उसी ने वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। जिस पर मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने मेरे पास तुम आए थे और बड़बड़ कर रहे थे, इसीलिए मोमो ने उससे शर्त लगाई। जिस पर ओकारून बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता था। तो जब मोमो उसके पास आई तो ओकारून को यह मौका गंवाना नहीं था, इसलिए वह उसके पास बातें करने आ जाता है। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसा लल्लू कभी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर पाएगा। वो माफी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। यह सुन मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने से दूर धकेल देते हो। मोमो कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी, वो लोग आपस में ओकल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। यह सुनकर ओकारून की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मोमो उससे कहता है कि वो कुछ बोले, जिस पर ओकारून कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देती हो। यह सुन मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लग जाती है। तभी इनके घर की घंटी बज जाती है और ओकारून कहता है कि शायद तुम्हारी दादी घर आ गई है। जिस पर मोमो बोलती है कि उसने ये घंटी पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने वो तालसीमैन मेन गेट से हटा दिया है तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। ओकारून बोलता है कि अब हम क्या करें, जिस पर मोमो कहती है कि वो इस तालिस्मैन को वापस लगा देगी, जिससे यह भूत वापस जल जाएगा जैसे तुम जलने लगे थे। ओकारून कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए थे, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन गई थी, यानी कि यह लोग अब बाहर नहीं जा सकते। और मेन गेट भी दीवार के अंदर ही सील हो गया था। यहाँ काला धुआं फैल रहा था, जिसमें मोमो की नाक से खून बहने लग जाता है और ओकारून की भी हालत खराब हो रही थी। और तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कहता है कि तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ा है। इतना कहकर वो दोनों एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए उससे दूर भागने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि यह किस तरह का भूत है, जिस पर ओकारून बोलता है कि यह भूत नहीं बल्कि एक एलियन है। उसके कॉलर से वह पहचान गया है कि वह एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड शहर में देखा गया था और जापान में यह यामानाशी में देखा गया था। यह एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। और अब मोमो को यह समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। अब ओकारून कहता है कि स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ को भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होता है। मोमो कहती है कि ये एलियंस कल वाली एलियंस का दोस्त है क्या? अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह सब काले धुएं से ही मर जाएंगे, जो कि वो एलियन निकाल रहा होता है। मोमो अपनी साइकिक पावर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकारून के कर्ज को दबाए हुए है। और ओकारून अब मोमो से कहता है कि कर्ज को आजाद कर दे और उस एलियन से मैं खुद लड़ लूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है, जिस पर ओकारून बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता, मोमो को बस उसका फिजिकल कर्ज आजाद करना है, जिससे ओकारून का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन अब इन्हें ढूंढने लग जाता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वह अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकारून कहता है कि उसे ट्राई करना चाहिए। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकारून ग्रैनी वाले कर्ज में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकारून कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वह मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकारून बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी मॉन्स्टर की तरह बात करने लग जाता है कि यह पावर तो कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई और उसकी पर्सनैलिटी इतनी कैसे चेंज हो गई। ओकारून माफी मांगता है कि सॉरी, मैं एक अजीब सा लड़का हूँ, जो कि कानाता काकुरा की फेमस लाइन होती है। और मोमो उसे गुस्से में बोलती है कि यह लाइन मारना वह बंद कर दे। अब वो एलियन इनके पास आकर ओकारून को अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकारून का शरीर अपने आप से ही वहां से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियों को काट दिया था। यही ग्रैनी की असली पावर है। और ओकारून इतना तेज हो जाता है कि मोमो को दिखाई भी नहीं देता, लेकिन फिर ओकारून अचानक ही खून की उल्टियां करने लग जाता है। वो एलियन फिर से ओकारून पर अटैक करता है
और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकारून को अपनी तरफ खींच लेती है। ओकारून मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज की पावर को उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं अब वो इस एलियन से कैसे लड़ेंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सुमो रेसलर की तरह है और उसका फाइटिंग स्टाइल भी एक सुमो रेसलर की तरह ही लग रहा है। अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन से टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने लग जाते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकारून वापस कर्ज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लग जाते हैं। ओकारून बिजली की रफ्तार से एलियन का एक पैर तोड़ देता है। मोमो अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है, लेकिन वो एलियन अपने 2 और पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारून के कर्ज को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लग जाता है, जिससे ओकारून को उसकी चिंता होने लग जाती है। वो मोमो से भी भीख मांगता है कि वो उसका कर्ज आजाद कर दे, वरना वो मारी जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था और असल में यह मोमो का ही प्लान होता है, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकारून को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस तेलसीमैन को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। अब ये दोनों वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो जाता है। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकारून का कर्ज अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकारून की हेयर स्टाइल भी थोड़ी बदल गई थी। अब काफी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होते ही ओकारून का कर्ज उस पर हैवी हो जाता है और वह टर्बो ग्रैनी में वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम एक टीवी प्रोग्राम को देखते हैं जिसमें सेंटा दोदया नाम की साइकिक आई होती है, जो कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताती है। जैसे कि उसकी एज 27 साल है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे करी पसंद है, लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती है क्योंकि वह सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो बस 20 साल का है, वो अब भी सिंगल है और उसे रामेन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर सोच रहे होते हैं कि यह साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है। कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वह 20 साल का है और उसकी बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। वो साइकिक अब एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लग जाती है। टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सेंटा दोदया है, उसने उसे टीवी पर देखा था। वह पूछता है कि क्या उसके पास सच में साइकिक पावर्स है। अब साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो, उसे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है, लेकिन वह उससे कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इधर ओकारून टर्बो ग्रैनी में बदल जाता है और ग्रैनी अब मोमो की टांगे उठाकर उसे खाने ही वाली होती है, लेकिन अचानक ही उसे एक कील आकर लगती है और वह नदी में जाके गिर जाती है। यह अटैक उसी साइकिक लेडी ने किया होता है और अब हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असली नाम सेइको है। सेइको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन यह तो कोई मॉन्स्टर है। अब टर्बो साइको के सामने से गायब होकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही वह जल जाती है। साइको बोलती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन साइको को लगा था कि ग्रैनी उस पर पीछे से वार करेगी। उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वह फंस गई थी। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिससे बाहर कदम रखते ही वह जलने लग जाती है। अब साइको बताती है कि अगर ग्रैनी ने वो लाइन क्रॉस करी तो वो मारी जाएगी, क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। साइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील ठोकी हुई थी। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसलिए ग्रैनी साइको को छू तक नहीं पाई थी, क्योंकि वह अपने बैरियर के प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब साइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तो मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी। जिस पर साइको कहती है कि वो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वह तो उसे मारना चाहती है। इसके बाद साइको अपने बेड से ग्रैनी की धुलाई करने लग जाती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं होती। अब ग्रैनी साइको को कोसती हुई बोलती है कि खूसट पागल बुढ़िया, जिस पर साइको कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को खूसट बुला रही है। अब उसे गुस्सा आ जाता है। ग्रैनी अब साइको से कहती है कि अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वह लड़का भी मारा जाएगा, जिस पर साइको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोग को वो मार देगी, भले ही वह इंसान ही क्यों न हो।
अब सेइको उस कील को सर्कल के बाहर से निकाल कर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रेनी जल जाती है। अब इधर दूसरी तरफ मोमो को अपने कमरे में होश आ जाता है। वह भागकर नीचे आती है तो वह देखती है कि उसकी दादी घर आ चुकी है और टीवी पर कार्टून देख रही है। सेइको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था जिस पर वह कर्ज लग गया है। पर सेको तो मजे से टीवी देख रही है और हंस रही है। मोमो सेको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ पर है। मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। सेको बोलती है, अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो उसे तो मैंने मार दिया। जो सुन मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना था। सेको अब मोमो को ताने मारती है कि तुम तो भूतों पर बिलीव नहीं करती थी ना, और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है कि यह बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। अब मोमो अपना सिर झुकाकर सेइको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकरुन कहाँ पर है। सेइको अब बोलती है कि श्राइन में जाकर देखो। जो सुन मोमो गुस्से में बोलती है, पागल बुढ़िया, अगर ओकरुन को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाने लग जाती है और उसे ओकरुन की याद आ रही थी। वो तो बस मामूली सा ओकल्ट फैन था और दोस्त बनना चाहता था। मैंने ही उसे भूतिया टनल में जाने के लिए बोला। मोमो को अब उसकी काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है। अब वो श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकरुन तो मजे से चावल खा रहा था। मोमो को जिंदा देख ओकरुन भी खुश हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी ने मोमो को मार डाला होगा। अब मोमो दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मिश, तुम अब भी जिंदा हो। और असल में मोमो ओकरुन के लिए काफी ज्यादा डर गई हुई होती है। अब सेइको यहाँ आके बताती है कि जब तक ओकरुन श्राइन के अंदर है वो ठीक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो वापस से मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। अब सेइको पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। मोमो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। टर्बो ग्रैनी ने इसके 2 गोटे चुरा लिए हैं और जब तक उसके पास ये गोटे हैं इसका कर्ज नहीं छूटेगा। इसकी जिम्मेदारी मोमो की है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहती है। मोमो यह भी बताती है कि वह अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। वह एक यूएफओ में फंस गई थी और वहां उसने अपनी पावर को अनलॉक कर लिया है। यह सुनकर सेइको बोलती है कि यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोल रही थी। सेइको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट है। पुराने समय में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। और सेइको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उस जगह का स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा स्ट्रांग था। सेइको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है कि वो स्पिरिट्स होती है जो एक ही लोकेशन पर रहती है और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता हो जाता है और वो स्पिरिट्स उस इलाके में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। और ऐसे ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सेइको उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए सेइको मोमो से कहती है कि उस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ। मोमो अब सोचती है कि उस जगह केंता काकुरा होता तो वो क्या करती, और हमें बताया जाता है कि जब वो किसी भी फैसले को नहीं ले पाती है तो वो कैन काकाकुरा की तरह सोचती है, और अगर कैन मोमो की जगह होता तो वह ओकरुन की मदद जरूर करता और मोमो भी यही करेगी। सेको फिर से मोमो को चिढ़ाने लग जाती है कि पगली, तुम्हें तो प्यार हो गया है, जिस पर मोमो कहती है कि अरे मैं एक्टर कैन काकाकुरा की बात कर रही थी। सेको अब कहती है कि ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। उसे अपनी स्पीड पर काफी ज्यादा घमंड है। अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई में चैलेंज करोगे तो वह जरूर मान जाएगी। अब उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका यह पूरा शहर है, तो इन्हें ग्रैनी को भागते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वह थोड़ी कमजोर हो पाएगी, फिर शायद तुम उसे हरा पाओगे। अब मोमो पूछती है कि जैसे बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वह टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या। सेइको बताती है कि तिलसी मैन को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं, तो जैसे ही सेइको अपने शहर से बाहर जाएगी वह पावर्स यूज नहीं कर सकती। यानी कि यह शहर साइको का इलाका है, इसलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। अगर ओकरुन आज से ही ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकरुन बोलता है कि चलो किसी को तो याद आया कि मैं भी यही हूँ। अब मोमो कहती है कि ओकरुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है
और मोमो को हमेशा उसके पास ही रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में होता है। जिस पर सेको ओकरुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकरुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी ताकत बस डबल हो जाती है, जिस पर सेको बोलती है कि आज से तुम जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज 100 बार करो। वहीं मोमो को भी अपनी साइकिक पावर्स बढ़ानी होगी। इसके अलावा सेको उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो इन्हें सोने को बोलती है ताकि कल से वह ट्रेनिंग शुरू कर सके। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब ओकरुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत ही जवान दिख रही है। अब ओकरुन मोमो से माफी भी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वह ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा। असली लड़ाई में वह जरूर मोमो को बचाएगा। अब इन दोनों में वापस से बहस होने लग जाती है। खैर, इसके बाद ओकरुन श्राइन में ही सो जाता है। अब अगली सुबह सेको टीवी पर न्यूज देख रही होती है, जिसमें उस सेलिब्रिटी की पोल खुल जाती है जिसके बारे में सेको ने बताया था। वह सच में 27 साल का होता है और उसकी सच में शादी हो चुकी है, यानी कि सेको ने उसके बारे में सब सही बताया था और सभी न्यूज चैनल पर उनकी खबर आ रही होती है। मोमो अब ओकरुन के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन ओकरुन को बहुत ही ज्यादा जोर से प्रेशर आ रहा होता है और उसे बाथरूम जाना था। लेकिन मोमो और ओकरुन के बीच में अगर कोई दीवार या दरवाजा आ जाता है तो उसकी पावर्स काम नहीं करती, यानी कि मोमो को ओकरुन को हल्का होते हुए देखना पड़ेगा और वो दोनों ही ये नहीं चाहते। सेको मोमो से पूछती है कि वो उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती है, जिस पर मोमो बताती है कि उसे ओकरुन के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है। जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरह कर्ज को काबू में करती है वो। और हमें बताया जाता है कि सभी में किसी न किसी तरह का ऑरा होता है। वह पौधों और पत्थरों में भी ऑरा देखती है और उन्हीं ऑरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। अब मोमो आगे बताती है कि जब ये पावर्स उसके अंदर जागी थी तब यह काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो बस छोटी मोटी चीजें ही हिला सकती है। सेको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है और कहती है कि तुम सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करो। मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकरुन कहता है कि अब उससे और नहीं हो पाएगा और वो यहीं पर रायता फैला देगा। अब ओकरुन किसी दूसरे घर में घुसने ही लग जाता है तो मोमो उसे मना कर देती है कि फिर वह भागकर मोमो के घर में घुस जाता है और हल्का होने लग जाता है और मोमो को उसे हल्का होते हुए देखना पड़ता है, जिस पर ओकरुन को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द इस कर्ज से आजाद होना है और सेको कहती है कि जब मोमो ने पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली शक्ति है, लेकिन वो पावर अब सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब अचानक ही मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी, जिसने सेको को फ्रीज कर दिया था। अब उसकी नाक से भी खून निकलने लग जाता है। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकरुन के थ्रू उससे बात कर रही है। वह बताती है कि उसका कर्ज वायरस की तरह है, जिस भी इंसान को ओकरुन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत मार सकती है। वो कहती है कि मोमो की दादी को और मोमो को इस ग्रैनी से मिलने टनल के पास आना होगा, नहीं तो वो ओकरुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सेको को होश आ जाता है और वह देखती है कि उनके घर में टेल्सिमेन भी जल चुका है। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले सेको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है जो कि बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन यह कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन्ड होते हैं। सेको मोमो के गले भी लगती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर यह एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगने वाला था। मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी और वह मार मार कर उसका भर्ता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और कुछ देर में ये दोनों टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकरुन को आगे चलने के लिए कहती है, पर ओकरुन बोलता है कि लेडीज फर्स्ट। ये दोनों ही फिर साथ में टनल के अंदर एंटर करते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को आगे चलने के लिए कहते हैं। मोमो पूछती है कि टर्बो ग्रैनी के मिलने के बाद हम उसका क्या करेंगे, मुक्का मारेंगे, जिस पर ओकरुन कहता है कि हमें उसे सोनो सिटी के बाहर ले जाना होगा, जिससे वह अपनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाएगी। फिर वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम लोग उसे खुद आसानी से हरा देंगे। अब मोमो कहती है कि हमने उस दिन इतने बड़े एलियन को हराया था तो हम इसे भी हरा सकते हैं, आखिर वो बस एक बुढ़िया ही तो है। अब इनकी नजर पड़ती है एक बड़ी से ग्रैनी के सिर पर, जिसे देख वो दोनों यहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रैनी की मुंडी ही थी और उसने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। ग्रैनी अब इनके करीब आने लग जाती है तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से ही उन बैट्स को खा जाती है।
अब ओकरून मोमो से कहता है कि वो उसे कर्ज से आज़ाद कर दे ताकि वो इस ग्रैनी से लड़ पाए। मोमो ऐसा ही करती है, जिससे ओकरून अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप में वो हमेशा ही मनहूसियत की बातें करता है, जैसे कि मैं तो आज पक्का मर जाऊंगा। ओकरून अब ग्रैनी की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर अचानक ही वो वापस इंसान बन जाता है। मोमो को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। ओकरून के अंदर वो भूत वाला ऑरा भी नहीं है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैंने उसकी गोटियां लौटा दी है, जिससे उसके अंदर अब कोई भी कर्ज नहीं है। उसे लगा नहीं था कि ओकरून उसकी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब वो अपनी कर्ज पावर इन्हें यूज नहीं करने देगी और इन दोनों को कच्चा चबा जाएगी। ग्रैनी के दोनों सिर अब उन्हें खाने की ओर आगे बढ़ते हैं और मोमो को अपनी दादी की बात याद आ जाती है कि टर्बो ग्रैनी को अपने भागने की स्पीड पर बहुत ज्यादा घमंड होता है, तो इन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब ऐसा ही करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए और अगर दम है तो उसमें हमें हरा के दिखाओ। मोमो की बातें सुनकर ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और कहती है कि उसे मोमो का चैलेंज मंजूर है, उसे कोई रेस में नहीं हरा सकता और वैसे भी वो जब चाहे इन दोनों को खा सकती है, तो उसे कोई जल्दी भी नहीं है। ग्रैनी अब इनसे रेस के नियम पूछती है, जिस पर मोमो बताती है कि वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वो जीत जाएंगे। अब ग्रैनी को 10 मिनट तक का काउंट करना होगा ताकि ये दोनों आगे भाग सके। ये नियम ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानने होंगे। अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैनी कहती है कि मुझे भी रूल्स तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। अब मोमो और ओकरून तेजी से टनल के बाहर भागने लग जाते हैं और ग्रैनी भी गिनती गिनना शुरू कर देती है और ओकरून कहता है कि अब तो हम बच जाएंगे। मोमो तो जीनियस है। तभी यह सुनते हैं कि ग्रैनी को ठीक से गिनती करना नहीं आता और वो सीधा 1 मिनट से 3 मिनट ऐसे ही गिन रही थी और वो तुरंत 10 मिनट बोल देती है और ढेर सारे हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। इसके बाद वो ओकरून से कहती है कि इसके 10 मिनट्स पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी है। तो वो फिर से 10 मिनट तक गिनने लग जाती है और ओकरून कहता है कि वो गिनती करने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही, जिस पर ग्रैनी बोलती है कि तुमने 10 मिनट तक गिनने को बोला था, पर कैसे गिनना है यह नहीं। फिर वह तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और फिर ओकरून को भी पकड़ने लग जाती है। तो अब मरता क्या न करता, तो जान बचाने के लिए ओकरून ग्रैनी के छाती पर काट देता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। ओकरून ग्रैनी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब ग्रैनी को भी समझ में नहीं आता कि वो ओकरून को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। वो समझ जाती है कि यह ओकरून के कपड़ों की वजह से हो रहा है, तो वो वापस से भूत बनकर ओकरून को पजस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। अब ग्रैनी पूछती है कि तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं। अब वो फिर से मोमो को खाने आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन उसे अचानक ही ऐसा फील होता है कि जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा हो और ये मोमो ही कर रही थी। भले ही वो उसे देख नहीं सकती, लेकिन ग्रैनी का ऑरा फील कर सकती है और वह अपने हाथों से उसको दबा देती है और उसे ओकरून के शरीर में ही सील कर देती है और ओकरून भी मोमो को आज़ाद कर देता है। अब मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। पर तभी दीवार तोड़ के इनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो कि असल में वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट था। वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों बाहर सड़क पर भागने लग जाते हैं। अब ओकरून पूछता है कि ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक केकड़े जैसा क्यों दिख रहा है, जिस पर मोमो कहती है कि दादी ने कहा था कि कुछ भूत केकड़े का रूप ले सकते हैं ताकि वो आत्माओं की नदियों को पार कर सके, लेकिन यह केकड़ा ज्यादा समझदार नहीं होता है और कहीं भी अटैक कर रहा था। मोमो ओकरून से कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को यहाँ से निकाल ले और ओकरून ऐसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बिठाकर टर्बो स्पीड से भागने लग जाता है। ग्रैनी चिल्लाती है कि यह मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर यूज कैसे कर रहा है। ओकरून अब भागते हुए पहाड़ी से कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंड करने लग जाता है, पर तुरंत ही थक जाता है और दोनों शहर में जा गिरते हैं। वो केकड़ा भी अब इनके पीछे यहाँ आ जाता है और मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े पर ढेर सारी इंसानी चेहरे बने हुए हैं और ओकरून फिर से मोमो को उठाकर भागने लग जाता है और आम जनता उन्हें देखकर हंस रही होती है, क्योंकि वो लोग केकड़े को नहीं देख सकते हैं, जिस कारण मोमो को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। अब ये वाला सीन मांगा पैनल में काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन खैर जाने दीजिए। ओकरून थक गया था और वो फिर से टर्बो मोड में आ जाता है, लेकिन वो इस मोड में भी शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे एंड आई थिंक ये केकड़ा इन्हें जरूर यहाँ खा लेगा। मोमो अब ओकरून को एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है, जिससे शायद ये केकड़ा वहां नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर भी इस सब को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। अब ये केकड़ा एक पूल वाली जगह में आकर खड़ा हो जाता है और मोमो कहती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप को तोड़कर केकड़े को नहला देती है और गर्म पानी से केकड़े का पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी
पानी में उबाल दिया गया हो। ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं, जो कि इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहां आराम कर रहे भूतों से थोड़ी सी मदद मांगी है, जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। अब सोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को उसकी बात सुननी पड़ती है। फिर इनके सामने केकड़ा भी आ जाता है और अब इनका बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा होता है। मोमो अब ओकरून को टर्बो मोड में भागने को बोलती है, हालांकि उससे भी ये लोग सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे, पर मोमो के कहने पर ओकरून ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच में से भागने लग जाता है और उसका रास्ता साफ करने के लिए मोमो उसकी मदद करती है। साथ ही वो अपनी पावर को इस तरह से यूज करती हो जैसे वो स्पाइडरमैन है और वो हवा में चले जाते हैं और आखिर में वापस शहर के अंदर ही जाकर गिर जाते हैं। अब इन दोनों ने अपनी पावर लिमिट को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया था और अब ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे और मोमो का ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकरून के शरीर से बाहर निकल आती है और दोनों को जोर की लात मारती है और बोलती है कि आजकल के बच्चों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं बची है और ग्रैनी उनसे नफरत करती है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और इनसे कहती है कि चलो हिम्मत हो तो भाग कर दिखाओ, मैं 10 क्या मैं 20 मिनट तक तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से नहीं भाग पाओगे। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकरून के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन इस ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर होती है, लेकिन फिर भी ग्रैनी तुरंत ही इन तक पहुंच जाती है क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं भागती, पर ये ग्रैनी भाग सकती है। लेकिन मोमो अब भी अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है और असल में इन्होंने ट्रेन की पटरी पर ही ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था और मोमो की दादी सेइको इनका शहर के बाहर वेट कर रही होती है और उसने पटरी पर ढेर सारे टेल्सीमैन लगा दिए थे। अब जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं तो टर्बो ग्रैनी और उसके केकड़े वाली स्पिरिट का एक्सॉर्सिज्म हो जाता है। मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में से ढेर सारी लड़कियों की आत्माएं निकलती हैं जो अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। अब स्टेशन आते ही मोमो ओकरून के साथ ट्रेन से उतर जाती है और उन्होंने टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट दोनों को खत्म कर दिया था। अब इसके बाद ये लोग उसी टनल में फूल चढ़ाने जाते हैं और सेइको बताती है कि यह टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी। यहाँ छोटी लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और उन्हें मारकर यही फेंक दिया जाता था। उन सब की आत्माओं से ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट बना था और आज उन्हीं लड़कियों की आत्माओं को शांति मिल गई है। टर्बो ग्रैनी ऐसी जगहों पर जाती है जहां लड़कियों की आत्माएं भटक रही होती हैं और वो उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्माओं की शक्ति उसे मिल जाए, मगर आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उनके इलाके में घुसना बदसलूकी होती है। आत्माओं और जिंदा लोगों को इस नियम का पालन करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इलाकों में दाखिल न हो। खैर, टर्बो ग्रैनी को मारने की खुशी में शाम को यह लोग पार्टी करते हैं जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े के लिए लड़ने लग जाते हैं और ओकरून को समझ नहीं आता कि आज जो हुआ उसके बाद ये लोग केकड़े कैसे खा सकते हैं। अब सेइको ओकरून से पूछती है कि उसके गोड़े तो उसे वापस मिल गए हैं ना, जरा मुझे तो दिखाओ, जिस पर ओकरून कहता है कि बुढ़िया सटिया गई है क्या, मेरे गोटे मेरे पास ही हैं, मैं किसी को नहीं दिखाने वाला। अब यह दादी उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो मोमो से हेल्प मांगती है। मोमो तो केकड़ा चबाने में लगी होती है और ओकरून चिल्लाते हुए भागता है और कहता है इस पूरे खानदान का दिमागी संतुलन हिल चुका है। खैर, ओकरून इसके बाद मोमो को गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लग जाता है। दोनों अब सोचने लगते हैं कि क्या ये उनका हमेशा के लिए गुड बाय होने वाला है, इन्होंने गुड बाय क्यों बोला। लेकिन फिर मोमो ओकरून को रोकते हुए कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुनकर ओकरून खुश हो जाता है। अब अगले दिन ओकरून स्कूल जाने में डर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जब वो मोमो से मिलेगा तो उससे क्या कहेगा। वो देखता है कि मोमो स्कूल के गेट पर ही खड़ी हुई होती है। ओकरून सोचता है कि शायद वो किसी और का इंतजार कर रही होगी और वह उसे इग्नोर करते हुए अंदर जाने लग जाता है। लेकिन मोमो सीधा उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि वो स्कूल इतना लेट क्यों आया है और वो ओकरून का ही वेट कर रही होती है। मोमो उससे एलियंस के बारे में काफ़ी बातें करती है, लेकिन फिर उनकी क्लास का समय हो जाता है और दोनों अपनी क्लास में चले जाते हैं। ओकरून को उसके क्लासमेट आज भी परेशान कर रहे होते हैं, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास मोमो जैसी कमाल की एक दोस्त है। अब मोमो का भी इधर क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसकी सहेलियां उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो कहीं खोई हुई सी लगती है। उसकी सहेलियों को लगता है कि शायद मोमो वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी और इसीलिए वो कल स्कूल नहीं आई थी। मोमो असल में ओकरून से बात करने के लिए मरी जा रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। उसे एलियंस के बारे में बातें करनी थी और वहीं ओकरून को भी भूतों के बारे में मोमो से बात करनी होती है।
अब ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब होते हैं और लंच ब्रेक होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसे ही लंच होता है तो दोनों ही एक दूसरे की क्लास में जाते हैं और उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। मोमो उसकी क्लास में पूछती है कि ओकरून कहाँ है, लेकिन उसका असली नाम तो केन ताकाकुरा था, जो मोमो कभी नहीं लेगी। इधर ओकरून इतना धीरे धीरे मोमो के बारे में पूछता है कि किसी को उसकी आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। इसके बाद ओकरून मोमो को ढूंढने कैफेटेरिया में चला जाता है। वहीं मोमो भी उसे ढूंढने स्कूल के स्टोर में चली जाती है। इस तरह दोनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पर खोजते रहते हैं और आखिर में हार मानकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। दोनों ही बेंच पर बैठे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। अब ओकरून सोचता है कि मोमो उसे इग्नोर कर रही है। उसे पता चल गया होगा कि वह कितना बोरिंग लड़का है और वैसे भी मोमो के तो इतने सारे दोस्त हैं, तो वो उसे क्यों ही दोस्त बनाएगी। वहीं मोमो सोचती है कि ओकरून उसे अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो इतनी चिपकू है। काफ़ी सोचने के बाद दोनों खड़े होते हैं और अपनी अपनी क्लास में जाने लग जाते हैं, लेकिन सडनली वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब इनकी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और इन्हें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें टकराते हुए मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं और बात करने लग जाती हैं कि ये दोनों कहीं किस तो नहीं कर रहे थे। अब मोमो गुस्सा करके कहती है कि वो ऐसे लल्लू को कभी किस नहीं करेगी और ओकरून भी कहता है कि वो भी ऐसी पागल लड़की को कभी किस नहीं करेगा। जिसके बाद ये दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से कभी ना बात करने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। ओकरून बाथरूम में जाकर सोचने लग जाता है कि उसे मोमो से लड़ना नहीं चाहिए था और वह उससे माफ़ी मांग लेगा। अब वह हल्का होते हुए नीचे देखता है तो उसका केला तो सही सलामत होता है, लेकिन उसके दोनों अंगूर यानी कि आंड गायब हो चुके थे। इधर मोमो की क्लास में यह बात फैल जाती है कि उसने एक लड़के को किस किया और वह गुस्से में सभी से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ओकरून मोमो को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है और उसे बात करने के लिए बाहर बुलाता है। मोमो का उससे बात करने का कोई मूड नहीं था और वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। ओकरून कहता है कि उसे कुछ खास बात करनी है अकेले में, पर मोमो साफ मना कर देती है और अपने फ्रेंड से भी कहती है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और फालतू की अफवाहें फैलाना बंद करो। मोमो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होती है, तो ओकरून को लगता है कि मोमो को अपनी फ्रेंड्स के सामने उससे बात नहीं करनी होगी और उसे शर्म आ रही होगी। वह निराश होकर वहां से चला जाता है। यह देख मोमो के फ्रेंड्स लोगों को भी बुरा लग जाता है कि मोमो उसके साथ इतना सख्ती से पेश क्यों आ रही है। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद ओकरून एक लड़की से जा टकराता है जो कि काफ़ी क्यूट होती है और इसका नाम आयरा होता है। आयरा ओकरून से माफ़ी मांगती है और उससे बात करने लग जाती है, जिससे ओकरून भी शर्मा जाता है। आयरा उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो रही थी। वहीं इधर मोमो को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। तभी वो ओकरून को आयरा के साथ बात करते हुए देख लेती है और इधर अपना ओकरून भाई दांत दिखाकर हंस रहा होता है। अब मोमो सोचते हैं कि ओकरून के तो कोई दोस्त नहीं थे, फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। आयरा फिर अपनी दोस्त के साथ यहाँ से जाने लग जाती है और बोलती है कि वो लड़का कितना बड़ा लल्लू है, मैंने उससे प्यार भरी दो बातें क्या कर ली, वो तो मुझ पर लट्टू ही हो गया। मेरे जैसी क्यूट लड़की तो उससे कभी जिंदगी में बात नहीं करेगी। अब वो लल्लू मेरे प्यार में गिर जाएगा और मेरे ही सपने देखता रहेगा। मोमो यह सब सुन लेती है और अपनी साइकिक पावर से एक बर्तन उठाकर आयरा के सिर पर मार देती है, जिससे आयरा वहीं गिर जाती है और उसकी दोस्त सोचने लग जाती है कि आखिर यह बर्तन आया कहाँ से। अब ओकरून भी उसकी तरफ जाने लग जाता है, लेकिन मोमो उसे पकड़ लेती है और काफ़ी फ्रेंडली होकर कहती है कि चलो साथ में घर चलते हैं, इस चश्मे में तुम और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। लेकिन कुछ बुद्धि लड़कियां यह देख नहीं पाती और फिर उनके सिर पर बर्तन आके गिरता है। मोमो यह सब आयरा को सुनाने के लिए कह रही थी। अब रास्ते में मोमो ओकरून से माफ़ी मांगती है कि जब वो टकराए तो मोमो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन ओकरून के दोस्त होने के नाते उसे कोई शर्म नहीं है। और यह बात सुनकर ओकरून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों ही शर्माने लग जाते हैं। लेकिन फिर ओकरून चिल्लाकर कहता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। वो मोमो से पूछता है कि हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया था ना। मोमो कहती है हाँ, हमने उसे हरा दिया था और ओकरून का कर्ज भी जा चुका है। ओकरून कहता है कि उसका केला तो सही सलामत है, लेकिन उसके दोनों आंड गायब हो चुके हैं। यह सुनकर मोमो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। दादी साही को कहती है कि मैंने तभी बोला था कि मुझे देखने दो और तुमने अब तक नोटिस क्यों नहीं किया। तुम्हें कैसे अब तक पता नहीं चला कि तुम्हारे आंट गायब हो चुके हैं। ओकरून कहता है कि केला मिलने की खुशी में उसका ध्यान ही नहीं गया। साही को कहती है कि केले की जगह पेंसिल बोला करो यार। अब इसके बाद सही को ओकरून की सोल को अच्छे से चेक करने लग जाती है और मोमो से कहती है कि कोई भी अच्छी डॉल लेकर आओ और एक पानी से भरा बर्तन भी। कुछ तो है जो ओकरून के अंदर छुपा हुआ है। अब ओकरून अपने पैरों को उस पानी वाले बर्तन में डाल देता है। मोमो एक बिल्ली जैसी डॉल को लेकर आई थी, जिसके ऊपर उसने टेल्सीमैन भी लगा दिया था। अब इसके बाद साइको झाड़ू से ओकरून के सिर पे मारने लग जाती है। ओकरून पूछता है कि ये क्या कर रही है, तो साइको कहती है कि वो उसकी झाड़ फूक कर रही है।
उसके अंदर का भूत निकालने के लिए। खैर मोमो बताती है कि जब सेइको ने ओकरून को मारा था तब ओकरून के ऑरा का कलर बदल दिया था। सेइको कहती है कि अब अगर ऑरा कलर बदल दे तो उसे पकड़कर बाहर खींच लेना। मोमो पूछती है कि इंसान का ऑरा बाहर खींच सकते हैं क्या, जिस पर सेइको बोलती है कि ओकरून के अंदर किसी दूसरी चीज का ऑरा है जो कि मोमो बाहर खींच पाएगी। सेइको फिर से ओकरून के सिर पर मारने लग जाती है और मोमो भी तैयार हो जाती है। जैसे ही ओकरून को वो मारती है, मोमो उसका ऑरा पकड़कर बाहर खींच लेती है, लेकिन मोमो कहती है कि बाहर आते ही वो ऑरा गायब हो गया। तभी इनकी नज़र उस डॉल पर पड़ जाती है जिसका टेल्सिमहन जल चुका था। अचानक ही उस डॉल में जान आ जाती है और वह कमरे से बाहर भाग जाती है। तीनों उसे घर में ढूंढने लग जाते हैं। फिर मोमो अपनी साइकिक पावर यूज करके उसके ऑरा को सेंस कर लेती है और फिर उस डॉल को पकड़ लेती है। वो डॉल चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम तीनों को मार दूंगी। मोमो और ओकरों को समझ नहीं आता कि ये है कौन। साइको उन्हें बताती है कि असल में यह टर्बो ग्रैनी है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब वो इनके बैरियर स्पेल में जल रही थी तो उसने लास्ट मोमेंट पर ओकर उनके शरीर में अपनी जगह बना ली थी और वो उसके अंदर घुस गई थी, जिससे वो मरने से बच गई थी और वो उसके अंदर छुपकर अपनी पावर्स के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा था कि समय आने पर वो इन दोनों को मार देगी। वो उन्हें मारने की धमकी देती है, लेकिन उस ढोल के अंदर वो बस एक छोटी सी बिल्ली लग रही थी। अब मोमो कहती है कि अब तुम हमारी कैद में हो और तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती। अब ओकरून उससे टेल्सिमन दिखा के डराता है और उससे अपने बॉल्स को वापस मांगता है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर मैं मर गई तो ओकरून को उसकी बॉल्स भी कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसका पलड़ा भारी है। टर्बो अब ओकरून को कहती है कि किचन से एक चाकू लेकर आओ और इन दोनों को मार दो, तब मैं तुम्हारी बॉल्स वापस कर दूंगी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है। यह सुनकर ओकरून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर अचानक ही अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि टर्बो ग्रैनी तो ओकरून के बाहर है, फिर वो उसकी पावर्स कैसे यूज कर पा रहा है। टर्बो ग्रैनी को भी कुछ समझ नहीं आ पाता। सही को बताती है कि इस कागज के फैन से मार के बुरी आत्माओं को लोगों के शरीर से निकाला जाता है, लेकिन टर्बो ग्रैनी बहुत ही चिपकू है, शायद इसलिए ग्रैनी खुद तो बाहर आ गई है लेकिन उसकी पावर्स ओकरून के अंदर ही रह गई और ग्रैनी का सिर्फ दिमाग यानी कि कॉन्शियसनेस ही बाहर आ पाई है और उस डॉल में उसकी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही ट्रांसफर हो पाई है। सिर्फ साइको ही है जो ग्रैनी के दिमाग को वापस उसकी जगह पर लगा सकती है, यानी कि टर्बो ग्रैनी बस एक बिल्ली है। साइको अब टर्बो ग्रैनी को झाड़ू से मारने लग जाती है और ओकरून वापस नॉर्मल हो जाता है। मोमो अब टर्बो ग्रैनी से कहती है कि जब उसे पता चला कि टर्बो ग्रैनी उन लड़कियों की मदद कर रही है, तब से वो टर्बो ग्रैनी से नफरत नहीं करती। अब मोमो टर्बो ग्रैनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है कि अगर वो ओकरून की बॉल्स वापस कर देगी तो टर्बो ग्रैनी को उसकी पावर्स लौटा दी जाएगी। टर्बो ग्रैनी इस डील के लिए मान जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसने ओकरून की बॉल्स को कहीं घुमा दिया था, जो सुनकर मोमो और ओकरून शॉक हो जाते हैं। तभी ग्रैनी बताती है कि उन बॉल्स पर ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर चढ़ा हुआ है और वह बिल्कुल किसी सोने के अंडे जैसे चमक रही होगी। उसे देखते ही ये लोग पहचान लेंगे। मोमो और ओकरून रात में ही बॉल्स को ढूंढने निकल जाते हैं, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद उन्हें किसी और ने उठा लिया होगा। उन बॉल्स में पावरफुल लाइफ फोर्स भरी हुई है जिनकी तरफ आत्माएं और भूत आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो लाइफ फोर्स वाले ढेर सारे आइटम्स इकट्ठा कर लेंगे तो वह वापस से जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए शैतानी आत्माएं लोगों पर हमला करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती रहती हैं। मोमो कहती है कि अगर किसी ने उस बॉल्स को उठा लिया होगा तो फिर वह हमें कभी नहीं मिलेगी, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर दोनों उसे जूते से मारने लग जाते हैं और उसका पापड़ बना देते हैं। मोमो कहती है कि उन्हें वापस घर चलकर कुछ और सोचना चाहिए। घर पर सेइगो कहती है कि वह अपने कुछ जान और पहचान के लोगों से उन बॉल्स के बारे में बात करेगी और कुछ जानकारी लेगी और साथ ही टर्बो ग्रैनी की पावर्स अब ओकरून के अंदर है, तो उसे संभल कर रहना होगा क्योंकि उसका इस खतरनाक शक्ति पर काबू नहीं है। अगले दिन जब ओकरून स्कूल जाता है तो उसकी क्लास के कुछ लड़के उसे मोमो के बारे में पूछने लग जाते हैं कि वो कितनी क्यूट है ना, क्या तुम उससे हमारी जान पहचान करवा सकते हो। अब एकदम से ओकरून को रियलाइज होता है कि वो उससे दोस्ती करके इतना ज़्यादा खुश था, उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और वह सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन फिर वह खुद को पंच करने लग जाता है क्योंकि मोमो उसकी सिर्फ दोस्त है और उसके बारे में ऐसा सब सोचना गलत बात है। तभी वह लड़का ओकरून से पूछता है कि तुम लोगों ने कितनी बार किया है। हम लोग को ऐसा सुनने में आया है कि वो किसी के भी साथ सो जाती है। अब यह सुनकर ओकरून बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर पूछता है
कि ये सारे झूठे रूमर्स कौन फैला रहा है। वो लड़के उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो ओकरुन गलती से अपनी टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकरुन कहता है कि मोमो उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बारे में ये सब अफवाहें फैलाना बंद करो। ओकरुन का यह रूप देख के वो लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम समझ गए ओकरुन। अब ये अपने आप को वापस से शांत कर लेता है और नॉर्मल होकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है, जिससे देख ओकरुन चौंक जाता है और तुरंत उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर निकल जाता है और ऐसी जगह जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता। ओकरुन पूछता है कि वो उसके बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि सेइको ने कहा था कि मैं कहीं भी नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अंदर अब कोई पावर्स नहीं है। टर्बो ग्रैनी अब उसे बहकाने की कोशिश करती है कि यह पावर्स तुम्हारे काबू से बाहर है, मुझे फिर से तुम्हारे शरीर में जाने दो, मैं अपनी पावर्स वापस लेकर बाहर निकल जाऊंगी। लेकिन ओगरुन उसके इस झांसे में नहीं पड़ने वाला था और बोलता है कि पहले मेरी बॉल्स वापस करो। तभी मोमो भी यहाँ आ जाती है, जिसे देख ओगरुन शर्माने लग जाता है और उससे नजरें भी नहीं मिला पाता और यहाँ से भागने लग जाता है और मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर स्कूल में घूमने लग जाती है। मोमो वापस अपनी क्लास में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ओगरुन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, जिससे मोमो बहुत गुस्सा हो जाती है, जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मोमो की सहेलियां बताती है कि वह एक अच्छा लड़का है, उसकी अपनी क्लास के कुछ लड़के से उसकी लड़ाई हो गई थी क्योंकि वह मोमो के बारे में कुछ बुरा कह रहे थे। स्कूल में कोई तो है जो तुम्हारे बारे में झूठे रूमर्स फैला रहा है, और यह जानकर ओगरुन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब इसके बाद हम उसी लड़की आयरा को देखते हैं, जो खुद को सबसे सुंदर लड़की समझती है। जब वह हॉल में चलती है तो सभी की नज़र उस पर होती है और आयरा उन लोगों को प्यार से ग्रीट भी करती है, जिससे वह सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जब कल मोमो ने उसके सिर पर बर्तन गिराया था तब वह मोमो से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो उससे बदला लेने के लिए पूरे स्कूल में गलत रूमर्स फैला देती है। लेकिन ये रूमर्स तो कुछ नहीं, आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक पावर्स को यूज करते हुए उसे देख लिया था, जिससे आयरा को लगता है कि मोमो किसी तरह की डीमन है और उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। इसके बाद वो अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल निकालती है, जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी। इससे आयरा को लगता है कि वो किसी महान काम के लिए चुनी गई है और शैतानी डीमंस को खत्म करके इस दुनिया को बचाने का काम अब उसी का है। आखिर वो इतनी सुंदर जो है। और हाँ दोस्तों, ओकरुन की एक बॉल आयरा के पास है। अब हम देखने वाले हैं कि आगे क्या क्या होता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि कल रात को जब आयरा एक ट्रेन ब्रिज के पास से गुजर रही थी, तभी एक गोल्डन बॉल उसके सिर पे आके गिर जाता है, जिसके बाद वो ट्रेन के ऊपर किसी तरह की बिजली चमकते हुए भी देखती है। यहीं पर मोमो ने टर्बो ग्रैनी और उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट को एक्सॉर्स किया था। अब इतना सुंदर दृश्य देखकर आयरा उस बॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। खैर, इधर स्कूल में आयरा की दोस्त उसका बताया हुआ सामान लेकर आई थी, जिसमें होली बाइबल और एक क्रॉस था। आयरा कहती है कि वह सुंदर है, इसीलिए उसे चुना गया है और वह दुनिया को बचाएगी। आयरा के दोस्तों को उस पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। तभी आयरा विंडोज के बाहर किसी को देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ लाल कपड़ों में एक अजीब सी औरत है, लेकिन उसकी सहेलियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। आयरा को लगता है कि यह औरत मोमो की ही पहचान वाली होगी, जिसे इन पर जासूसी करने के लिए भेजा गया है, पर वह अपने दोस्तों को छुपने के लिए कहती है। तभी दो लड़के इसकी तरफ आते हैं और पूछते हैं कि आयरा नीचे क्यों बैठी हुई है, जिस पर आयरा बोलती है कि उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए वह नीचे बैठ गई। वो अपनी सहेलियों से भी कहती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिले, और टर्बो ग्रैनी भी छुपकर यह सब नाटक देख रही होती है। वो अपनी सहेलियों से भी कहती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिले, और टर्बो ग्रैनी भी छुपकर यह सब नाटक देख रही होती है। इसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और ओकरुन बैठे हुए होते हैं और ओकरुन अब भी मोमो से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ओकरुन कहता है कि वो तो टर्बो ग्रैनी पर नजर रखे हुए है ताकि वह कहीं भाग ना जाए। टर्बो ग्रैनी कहती है कि अगर मैं भाग भी गई तो कौन सा तुम मुझे रोक लोगे, जो सुनकर मोमो भड़क जाती है। इसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि वह स्कूल में गोल्डन बॉल्स ढूंढ रही थी और तभी उसने एक अजीब सी औरत को देखा। मोमो बोलती है कि पागल बुढ़िया, वो बॉल्स स्कूल में क्यों होंगी। ओकरुन को भी लग रहा था कि वो बॉल्स किसी भूत को नहीं बल्कि किसी इंसान को ही मिले होंगे। वो देखने में सोने की तरह लगता है, तो कोई भी उसे आसानी से सोना समझकर उठा लेगा। टर्बो ग्रैनी कहती है कि लेकिन अगर कोई इंसान उस बॉल को उठाता है तो उससे उस इंसान की स्पिरिचुअल पावर्स जाग जाती है और फिर वो भी आत्माओं और भूतों को देख सकता है, और अगर वह भूतों को देख सकते हैं मतलब भूत भी उन्हें देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन पर भी अटैक हो सकता है। मोमो बोलती है कि यह बात तुमने पहले बतानी चाहिए थी।
अब वो पूछती है कि यह भूतिया औरत कौन है, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं स्कूल के बाद उससे मिलवा दूंगी। इधर आयरा सोच रही होती है कि क्या वह मोमो जैसी डीमन को होली बुक और इस क्रॉस से हरा पाएगी। वो फिर से विंडो के बाहर देखती है और उसे फिर से वही लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत दिखाई देती है, जो कि काफी करीब आ गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद आयरा मोमो के पास जाती है और उससे अकेले में मिलने को बोलती है। मोमो मना कर देती है तो आयरा उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। मोमो सोचती है कि वह इस लड़की से दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए वह उससे अकेले में मिलने को मान जाती है और ओकरुन से कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। आयरा मोमो को एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेकर चली जाती है, जहाँ पर उसकी दोनों सहेलियां मोमो को पीछे से पकड़ लेती हैं और उसके हाथों को बांध देती हैं। इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठ जाती है और अपने मन से एक्सोर्सिज्म पावर को यूज करने लग जाती है और वो कहती है कि जाओ डीमन, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मोमो अब इनसे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर से आयरा की दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से बात नहीं बनने वाली, तो वो अपनी गोल्डन बॉल को भी बाहर निकाल लेती है। यह देखते ही मोमो समझ जाती है कि ओकर उनकी बॉल सब आयरा के पास है। आयरा कहती है कि यह पवित्र बॉल उसे ऊपर वाले ने दी है, जिससे आयरा इस दुनिया को बचा सकती है। मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बॉल ओकरुन की है, लेकिन आयरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। तभी मोमो को ढूंढते हुए ओकरुन यहाँ आ जाता है। मोमो उसे बताती है कि तुम्हारी बॉल उस लड़की के पास है। अब यहाँ वो भूतिया औरत भी होती है, जिस पर ओकरुन भागते हुए कहता है वो भूतिया औरत नहीं, बल्कि इस पर तो वो भूतिया औरत का अटैक होने वाला है। तभी वह लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत आ जाती है और आयरा को उठा लेती है। यह औरत आयरा से कहती है कि वह उसकी मदर है और ओकरुन अब टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड में भी वह औरत उसे डॉज कर लेती है, क्योंकि उसके पास कमाल की एक्रोबैटिक स्किल्स होती है। वो अब ओकरुन को उठाकर खाने लग जाती है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो औरत मोमो को भी लात मारकर दूर फेंक देती है और ओकरुन को पूरा निगल जाती है। वो औरत फिर आयरा से कहती है कि उसने 10 साल तक इंतजार किया है और अब जाकर आयरा उसे देख सकती है। जब आयरा बहुत छोटी होती है तब उसने इस औरत को मम्मी बोल दिया था, जो सुनकर यह औरत काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन आयरा को बिल्कुल याद नहीं होता है कि यह औरत कौन है। वह मोमो से बोलती है कि हमें मिलकर इस डीमन को हराना चाहिए। तभी टर्बो ग्रैनी मलबे से निकलकर बाहर आ जाती है और बताती है कि यह एक्रोबेटिक सिल्की नाम की भूत है, जो कि लाल ड्रेस पहनती है। अब सिल्की आयरा को यह कहते सुनती है कि वह एक मॉन्स्टर है, तो उसका दिल टूट जाता है और वह आयरा को भी अब निगल जाती है और इसका इल्जाम वो मोमो पर डालने लग जाती है कि उसी ने आयरा को भड़का दिया था और उसे बिगाड़ दिया है, और अब वो मोमो पर अटैक करने लग जाती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है तो टर्बो ग्रैनी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। इसके बाद सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लग जाती है। सिल्की मोमो से कहती है कि मुझे मम्मी बोलकर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हें छोड़ दूंगी। मोमो मना कर देती है। सिल्की उससे भी निकल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ टर्बो ग्रैनी बची हुई थी। वो सिल्की से कहती है कि उन तीनों बच्चों को बाहर उगल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। सिल्की ने मोमो के साथ साथ अपने कुछ बाल भी निकल लिए होते हैं, जिनमें मोमो अंदर से आग लगा देती है। और टर्बो ग्रैनी बताती है कि आयरा के पास जो क्रॉस था वो असल में एक लाइटर था और मोमो ने उस लाइटर से सिल्की के बाल में आग लगा दी थी। सिल्की की बुरी किस्मत की उसने अपने कुछ बालों को भी निगल लिया था। पर अब शायद टर्बो ग्रैनी यहाँ है इसीलिए क्योंकि बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। सिल्की अब मजबूरी में उन तीनों को बाहर उगल देती है। आयरा बेहोश हो चुकी थी और मोमो और ओकरुन पलटवार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सिल्की की जब आँख खुलती है तो आयरा उसके सामने ही बेहोश पड़ी होती है। सिल्की अब कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे मेरी आयरा को छीन लिया, उसे वापस करो। इतना कहकर वह इन पर अटैक करने लग जाती है और ये लोग आयरा को लेकर वहां से भागने लग जाते हैं और ओकरुन अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में आ जाता है। और ओकरुन कहता है कि इस वेयर हाउस में ज्यादा खाली जगह नहीं है और वह ठीक से भाग नहीं पा रहा, जो सुनकर मोमो को एक आइडिया आ जाता है और वो उसे भागते रहने के लिए बोलती है। तभी सिल्की अपने बालों से अटैक कर मोमो को दूर फेंक देती है। इसके बाद वह अपने बालों से ओकरुन का भी पीछा करने लग जाती है और ओकरुन वेयर हाउस में ही भागता रहता है, लेकिन इसमें काफी सारा सामान पड़ा हुआ होता है। सिल्की कहती है कि ऐसी जगह पर तुम मेरे एक्रोबेटिक्स से नहीं बच पाओगे। वो आराम से होकर उन तक पहुंच जाती है और उसे गिरा देती है। अब वो आयरा से कहती है कि तुम मुझे मम्मी नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, और वो कहती है कि वो आयरा को खा जाएगी। इस तरह ये दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अब सिल्की आयरा को खाने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन अचानक ही वह रुक जाती है। मोमो ऊपर से आकर बताती है कि सिल्की के बाल पूरे वेयर हाउस में फंस चुके हैं और यही उसका आइडिया था।
सिल्की को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और खुद को वो आजाद करने के लिए लात मारने लग जाती है और वेयर हाउस के खंभे तोड़ने लग जाती है। मोमो अब अपनी पावर से सिल्की के दोनों टांगों को पकड़ लेती है और ओकरुन से कहती है कि वो टर्बो ग्रैनी मोड में आ जाए और पूरी ताकत से सिल्की पर हमला करे और उसे आसमान में उड़ा दे। ओकरुन कहता है कि वो बस भागने में अच्छा है, उसने अभी तक किसी भी विलेन को मारा नहीं है और उसे उड़ाया तो बिल्कुल भी नहीं है। मोमो उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों बता रहे हो और बस जाके उसे लात मार दो। इन दोनों की बड़बड़ में सिल्की अपने बालों को आजाद कर लेती है और फिर मोमो पर अटैक करने लग जाती है। मोमो को बचाने के लिए ओकरुन सामने आ जाता है और अपने सिर से सिल्की को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह वेयर हाउस तोड़ते हुए बाहर जाके गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि सिल्की हार गई है। मोमो अब ओकरुन की पावर देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है उसका फुल थ्रोटल तो कमाल का है। वहीं ओकरुन का पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। टर्बो ग्रैनी उसके बैग में से बाहर निकल कर आती है और कहती है कि मेरी पावर को यूज करने के बाद तुम इतना सा अटैक ही कर पाए, कितनी बुरी बात है। मोमो पूछती है कि हम इस भूतनी का क्या कर सकते हैं, क्या इसे सैको की पावर से एक्सरसाइज करवा दें। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसे अकेला छोड़ दो, उसने मेरा अटैक खाया है, अब काफी टाइम तक वो उठने नहीं वाली, ना वो अपनी पावर्स को यूज कर पाएगी। वैसे ओकरुन की गोल्डन बॉल उस लड़की के पास ही है ना। अब इसके बाद टर्बो ग्रैनी आयरा के कपड़ों में उस बॉल को ढूंढने लग जाती है और मोमो जिसके हाथ अभी तक बंधे हुए हैं वो ओकरुन से उन्हें छुड़ाने को कहती है और ओकरुन कोई कैची ढूंढने लग जाता है। मोमो कहती है कि यह सब इस लड़की आयरा की वजह से ही हुआ है, पता नहीं उस भूतनी का इससे क्या रिलेशनशिप है। तभी टर्बो ग्रैनी को वो गोल्डन बॉल मिल जाती है जो कि वो ओबरून को दे देती है और मोमो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे खानदान की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। लेकिन फिर टर्बो ग्रैनी रिवील करती है कि यह लड़की आयरा मर चुकी है। ये सुनकर मोमो और ओकरुन शॉक हो जाते हैं। मोमो तुरंत आयरा की धड़कन चेक करने लग जाती है और ओकरुन उसकी पल्स चेक करता है और आयरा सच में मर चुकी है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जब किसी मामूली इंसान को कोई भूत, जिसे जापानीज में योकाई कहते हैं, वो अगर खा लेता है तो उस इंसान की मौत हो जाती है। मोमो के पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं और ओकरुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स हैं, इसीलिए वो दोनों जिंदा बच गए थे। मोमो अब ओकरुन को सीपीआर करने को कहती है और वह खुद अपनी पावर से सीधा आयरा के हार्ट की मसाज करने लग जाती है। टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसका कोई फायदा नहीं, वो मर चुकी है, हार्ट बस एक मांस का टुकड़ा होता है और उसे मसाज करने से कुछ नहीं होने वाला। मोमो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है और दोनों सीपीआर देने लग जाते हैं। मोमो ग्रैनी से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास मोमो की दोस्त माको का मोबाइल है। काफी देर सीपीआर देने से भी कुछ नहीं हो रहा होता है। तभी सिल्की यहाँ आ जाती है और कहती है इन सब चीज़ों से आयरा को तुम लोग जिंदा नहीं कर पाओगे, बल्कि उसके पास एक बेहतर आइडिया है। अगर सिल्की अपना ऑरा आयरा को दे दे तो वह जिंदा हो जाएगी और जो ऑरा होता है वो जिंदा लोगों के लिए बैटरी का काम करता है। बैटरी के बिना मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। आयरा की भी बैटरी खत्म हो गई है तो वो उसे सिल्की की बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन मोमो को लगता है कि सिल्की झूठ बोल रही है और मौका मिलते ही आयरा को वह खा जाएगी। सिल्की अब अपने मुंह को तोड़ने लग जाती है और कहती है कि अब वह किसी को नहीं खा सकती और अगर मोमो को अब भी उस पर भरोसा नहीं है तो वो उस मेटल के खंबे से उसे कुचल सकती है। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो सच बोल रही है, ऑरा मिलने से वह लड़की जिंदा हो जाएगी, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मोमो कहती है कि अगर सिल्की ने कोई भी चालाकी की तो वो उसका सिर सच में कुचल देगी। वो ओकरुन को भी कहती है कि टर्बो ग्रैनी मोड में सिल्की पर नजर बनाए रखें और हमला करने के लिए तैयार रहें। मोमो पूछती है कि सिल्की अपना ऑरा आयरा से कैसे बदलेगी। सिल्की उसे बताती है कि मोमो अपनी पावर से सिल्की के ऑरा को आयरा के ऑरा से कनेक्ट कर दे, जो कि बस बुझने ही वाली है। मोमो अब ऐसा ही करती है और वह सिल्की के ऑरा को आयरा में ट्रांसफर करने लग जाती है। लेकिन तभी उसे सिल्की का पास्ट की लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जब सिल्की एक जिंदा इंसान हुआ करती थी। सिल्की को हम एक होटल के कमरे में देखते हैं और वह पैसे कमाने के लिए धंधा किया करती थी। सिल्की बहुत ही गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका सिल्की बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। अपनी बेटी को अच्छी तरह से पालने के लिए सिल्की दिन में ढेर सारे काम किया करती थी और दिन रात काम करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाया करती थी और उसकी बेटी को नाचने का काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ करता था और सिल्की उसे एक्रोबेटिक्स सिखाया करती थी। सिल्की उसके लिए एक लाल ड्रेस भी खरीद लेती है और सिल्की अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहती थी और सब ठीक ही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन कुछ लोग सिल्की के घर में घुसकर उसे मारने लग जाते हैं।
अब सिल्की को मारने का क्या कारण था, इसका हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन हम आगे देखते हैं, वो लोग सिल्की को विंडो पर फेंक देते हैं और सिल्की के पैसे और उसकी बेटी दोनों को लेकर वहां से चले जाते हैं। सिल्की बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह भागकर सड़क पर जा रही होती है और अपनी बेटी को ही ढूंढने लग जाती है। उसे एक कार दिखाई देती है जिसमें शायद वही गुंडे बैठे हुए होते हैं, लेकिन सिल्की उन्हें रोक नहीं पाती और ब्लड लॉस होने की वजह से फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद सिल्की बिल्डिंग के छत पर जाकर खड़ी हो जाती है। उसका उसकी बेटी के अलावा और कोई नहीं था इस दुनिया में। वो अपनी बेटी को याद करके एक आखिरी बार एक्रोबेटिक डांस परफॉर्म करती है और उस बिल्डिंग से चली जाती है। मरने के बाद सिल्की एक आत्मा बन जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसने कुछ बहुत ही कीमती चीज खोई है। और तभी एक छोटी बच्ची पीछे से सिल्की को आवाज लगाती है और उसे मम्मी बुलाती है। यह असल में छोटी आयरा होती है जिसने गलती से सिल्की को अपनी मॉम समझ लिया था। और तभी आयरा के डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जब आयरा छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। वो अपने डैड से अक्सर पूछती रहती थी कि उसकी मॉम वापस कब आएंगी, तो आयरा के डैड उसे कहते थे कि वो बहुत दूर चली गई है, तो आयरा को बहुत स्ट्रांग बनना होगा ताकि जब आयरा की मॉम वापस आए तो उन्हें आयरा पर प्राउड हो। अब आयरा को देख सिल्की को लगता है कि यही उसकी बेटी होगी और अब से वह आयरा को ही हर खतरे से प्रोटेक्ट करती रहेगी ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और उस दिन से सिल्की एक भूत बन के आयरा के पीछे लगी हुई होती है। अब अचानक ही आयरा की आँख खुल जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सिल्की की बैक स्टोरी जानने के बाद मोमो को भी बुरा लगता है। ओकरुन को लगता है कि सिल्की ने मोमो के साथ कुछ कर दिया है। वो फुल थ्रोटल से उस पर अटैक करने को तैयार होने लग जाता है, लेकिन मोमो उसे मना कर देती है। सिल्की आयरा से माफी मांगती है। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने खुद ही आयरा को चोट पहुंचा दी। वह खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो एक मॉन्स्टर बन गई। लेकिन अब वो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहते हुए सिल्की का शरीर राख बनने लग जाता है और मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि क्या हो रहा है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ऑरा बैटरी की तरह होता है और बिना उसके सिल्की खत्म हो जाएगी और ऐसा नहीं है कि उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। बिना ऑरा के उसकी आत्मा का भी नामो निशान मिट जाएगा, जैसे कि वह कभी दुनिया में थी ही नहीं। जिंदा और मुर्दा सब उसके बारे में भूल जाएंगे। टर्बो ग्रैनी आगे कहती है कि वैसे भी उसकी जिंदगी झंड ही थी, इसकी जैसी आत्मा मिट भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मोमो को इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वह पूछती है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाए, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है यह उसी का फैसला है। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं, हम अनजान लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिल्की मरते हुए अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि काश वह उसे और भी अच्छे सुंदर कपड़े दिला सकती, काश वह उसके साथ और भी ज्यादा खेल सकती। वह अपनी बेटी से माफी मांगने लग जाती है, क्योंकि अगर वह सिल्की की बेटी नहीं होती तो वह बहुत ही खुशहाल की जिंदगी जी रही होती। तभी आयरा भागकर सिल्की के पास आ जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो उसे मम्मी कहते हुए उसे आई लव यू बोलती है और प्रार्थना करती है कि सिल्की और उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिले ताकि कोई और उन्हें कभी तकलीफ ना दे सके। आयरा आखिर में कहती है कि वो कसम खाती है कि वो सिल्की को हमेशा याद रखेगी। इसके बाद सिल्की का पूरा शरीर राख बन के उखड़ जाता है, लेकिन आयरा की वजह से उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और आफ्टर लाइफ में शायद हम सिल्की को उसकी बेटी से मिलते हुए भी देखते हैं। इसके बाद ये सभी मोमो के घर जाते हैं और वहाँ डिनर करने लग जाते हैं। ओकरुन नोटिस करता है कि मोमो और आयरा एक दूसरे से बात नहीं कर रही। शायद आयरा अभी भी मोमो से नाराज है क्योंकि उसने उसके सिर पे बर्तन गिरा दिया था। मोमो अपनी गलती मानती है कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था और उसके लिए आयरा को भी सॉरी बोलती है, लेकिन मोमो चाहती थी कि आयरा भी ओकरुन से माफी मांगे उसका मजाक उड़ाने के लिए, फिर उनका हिसाब बराबर हो जाएगा। आयरा अब कहती है कि वो मोमो को इसलिए अपनी दुश्मन नहीं मानती क्योंकि उसने आयरा के सिर पे बर्तन गिरा दिया था, बल्कि इसलिए मानती है क्योंकि मोमो एक खतरनाक डीमन है। यह सुनकर मोमो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और आयरा से साफ साफ कह देती है कि वह कोई डीमन नहीं है। इसके बाद आयरा ओकरुन के बारे में पूछती है कि यह तो लड़ाई के समय बिल्कुल एक डीमन जैसा बन गया था और मोमो की दादी भी इतना जवान कैसे हो सकती है, यानी कि वो दोनों भी डीमन है और मोमो उन दोनों की बॉस ही होगी जो कि दुनिया पर कब्जा करना चाहती है।
और ये बात सुनकर मोमो और भी ज़्यादा भड़क जाती है और दोनों में बहस होने लग जाती है। काफ़ी देर बहस करने के बाद आयरा कहती है कि वो एक दिन मोमो का खात्मा ज़रूर करेगी और मोमो भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। अब पहली बार कोई मोमो को टक्कर दे रहा था, इसीलिए सेको भी कुछ नहीं कहती और आयरा को चीयर करने लग जाती है। लेकिन जाने से पहले आयरा ओकर उनसे पूछती है कि डीमन होने के बावजूद भी उसने कई बार आयरा को बचाया था, ऐसा उसने क्यों किया। मोमो उसे फिर से कहती है कि वो कोई डीमन नहीं, पर आयरा को मोमो की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। ओकरून कहता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती। यह सुनकर आयरा शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि ओकरून के अंदर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वो ओकरून से कहती है कि वो एक दिन उसे मोमो के चंगुल से आज़ाद ज़रूर करवाएगी। इतना कहकर वह शर्माते हुए यहाँ से चली जाती है, जो कि मोमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वही आयरा भागते हुए सोच रही थी कि वो एक इंसान है और ओकरून एक डीमन है, उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। इसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकरून की बॉल को वापस सही जगह लगाने लग जाती है, जिसके लिए सेइको और टर्बो ग्रैनी एक बेसबॉल गेम खेलती है। टर्बो ग्रैनी उस गोल्डन बॉल को जोर से फेंकती है और सेको उसे अपने बैट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह चूक जाती है और वो बॉल सीधा ओकरून को जाके लग जाती है। ओकरून चिल्लाने लग जाता है, उसे अपनी एक बॉल मिल चुकी होती है, जिसके लिए सब खुश होते हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ गाइस। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ओकरून अपनी सेकंड बॉल कैसे ढूंढने वाला है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। आपका भाई ऐसी वीडियोस लाता रहता है। तो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।